दोस्तों वीडियो के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज मैं आपको वीडियो के लिए ये 100 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आया हूँ। और अगर आप लास्ट टाइम पे वीडियो के लिए कुछ अच्छा खासा देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने युवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की थी? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी बिहार ने की थी और ये बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। और बाकी के कुछ ऐसे गेम्स जिनकी प्रतिस्पर्धा की जो ढांचा बिहार में नहीं था उनका आयोजन दिल्ली में हुआ था। यह खेल का 7वां संस्करण था। महाराष्ट्र ने इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अप्रैल 2025 में भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? तो दोस्तों ये इसमें सारे ऑप्शन हैं, 1, 2 और तीनों सही है। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सब्सिडी बढ़ाई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आयकर में अतिरिक्त कटौती दी गई है। सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ़ कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है और चौथे ऑप्शन यानी टोल टैक्स माफ़ नहीं किया गया है। जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सब्सिडी बढ़ाई है। जीएसटी को तो 12 से घटाकर 5 कर दिया है और चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी बढ़ाई है और आयकर में अतिरिक्त छूट भी दी है, लेकिन टोल टैक्स माफ़ नहीं किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए 2026 तक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों खसरा और रूबेला को ख़त्म करने के लिए 2026 तक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है और इसके लिए इसका उद्देश्य 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करके इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करना है। दोस्तों खसरा या रूबेला ये वायरस जनित रोग है और इनके लिए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन ही इनका उपाय है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला कलाकार को वेनिस BNNL कला प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जिन्होंने अपनी अनूठी पारिस्थितिक कला इकोलॉजिकल आर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो वेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक कला प्रदर्शनी में नलिनी और मालिनी को चुना गया और इनकी आर्ट थी इकोलॉजिकल आर्ट। दोस्तों भारतीय खैर एक समकालीन भारतीय कलाकार हैं, भारती खैर, लेकिन वे विशेष रूप से पारिस्थितिक कला के लिए नहीं जानी जाती हैं। अंजू डोडिया भारतीय चित्रकार हैं और सबसे फेमस जो इकोलॉजिकल आर्ट है वो नलिनी मालिनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति और ये सेवानिवृत्त हैं दिनेश माहेश्वरी को चुना गया है और इनकी नियुक्ति और भारत का 23वां विधि आयोग कानूनी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 की मेजबानी किस शहर में होगी? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 14वां MC यानी मिनिस्ट्री
मिनिस्टर स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कैमरून में होगी और कैमरून की राजधानी याओंडे में यह आयोजित होने वाला है। WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मिशन मधुहारी नामक से नया अभियान शुरू किया है। यह अभियान किस बीमारी के खिलाफ जागरूकता और उपचार पर केंद्रित है? तो मिशन मधुहारी दोस्तों टाइप 1 मधुमेह के लिए केंद्रित है और इस बीमारी से जुड़ा हुआ है। टाइप 1 मधुमेह मिशन मधुहारी। दोस्तों टाइप 1 मधुमेह से ग्रस्त ऐसे किशोरों के लिए संचालित होगा जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। मिशन मधुहारी को प्राथमिक स्तर पर राज्य के नागौर, जोधपुर, उदयपुर व जयपुर के चिन्हित राजकीय चिकित्सालयों में शुरू किया गया है। नागौर, जयपुर और जोधपुर, नागौर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर, पूरी एक नागौर। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ पात्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना का मुख्य उद्देश्य SC कैटेगरी के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा कराना है। दोस्तों पंचतीर्थ योजना के तहत 5 स्थल चुने गए हैं। महू यानी मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में अंबेडकर जी की जन्मभूमि है। दीक्षा भूमि नागपुर, यहाँ उन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार किया। महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली, जहाँ उनका निधन हुआ। और चैत्य भूमि मुंबई, यहाँ उनकी समाधि स्थल है। और लंदन का ऐतिहासिक घर, जहाँ से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। तो दोस्तों पंचतीर्थ योजना, BR अम्बेडकर पंचतीर्थ योजना 5 तीर्थ हैं और इन्हीं 5 तीर्थों का ये 5 स्थानों का समूह है और इनका संबंध अंबेडकर जी से सीधा रहा है। महू अंबेडकर जी की जन्मभूमि थी और दीक्षा भूमि नागपुर, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली, जहाँ उनका निधन हुआ। और चौथ्य भूमि मुंबई, जहाँ उनकी समाधि स्थल है। और लंदन का ऐतिहासिक घर, जहाँ उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। अगला क्वेश्चन, 2 पौधों में जाइलम के मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों पौधों में जाइलम पानी का परिवहन करता है। पानी में ही खनिज बहकर जाते हैं, इसलिए खनिज यानी खनिज का मतलब कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और ये सब आयनों के रूप में पानी में ही बहकर जाते हैं, इसलिए खनिजों का भी परिवहन होता है। और तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है और वो जाइलम नहीं फाइलम में उसका परिवहन होता है। और ऑप्शन 4, पौधों को यांत्रिक सहारा देना। जी हाँ दोस्तों, ये पौधों को यांत्रिक सहारा भी देता है। ये जाइलम और फ्लोएम दोस्तों संवहनी उत्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज का संश्लेषण है। ठीक है, और गैर कार्बोहाइड्रेट यानी अमीनो अम्ल, वसा अम्लों से ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक उपापचय पथ है जिसमें शरीर गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों जैसे अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करती है, खासकर जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी,
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर ये है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, यानी उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसी के से उसमें केंद्रक नहीं होता है। और